हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है और ये लेक्चर नंबर आपका 8 है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के। उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। वैसे होमवर्क दिया था, तो अगर जिससे बना होगा वो ठीक है, जिससे नहीं बना वो देख लेना, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो तो हम लोग कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसको हमको देखना है, इधर राइट साइड में देखना। इसमें बोल रहा है कि अ पोर्टल फ्रेम विथ ऑल मेंबर्स हैविंग द सेम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना, मतलब ई आई सेम है आपका, हैज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको, ए आपका फिक्स्ड है और जो डी है वो हिंज है। ठीक है ना, इसमें ध्यान से देखना, डी हिंज है ना, आपको फिक्स टाइप का दिख रहा है, लेकिन वो छोटा सा जो पॉइंट बना है उससे आपको पता करना है कि वो हिंज है, फिक्स नहीं है। ड्यू टू द साइड स्वे द रेशियो ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट एम बी ए एंड एम सी डी। ठीक है, एम बी ए और एम सी डी में जो भी आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा उसका रेशियो आपको पता करना है। ओके, चलो करते हैं। तो टेबल से बनेगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, ठीक, चलो। टेबल कौन सा टेबल यूज होगा इसमें? देखो यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं, एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ क्या है आपका, हिंज है। लोड आपका लग रहा है पी, जिसके कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका। कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं बनाना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट को तो कैसा बनाऊंगा? हम्म, ये हो जाएगा ना आपका डिस्प्लेसमेंट। राइट साइड में ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं डेल्टा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डेल्टा का डिस्प्लेसमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। तो अब इसके लिए कौन सा कंडीशन हम लोग पढ़े थे? स्वे का कंडीशन पढ़े थे ना, स्वे का 3 तो कंडीशन पढ़े थे। व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, व्हेन फार एंड इज हिंज्ड वाला। ठीक है, बस उसी से बनेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो बनाते हैं हम लोग। हम्म, तो स्वे का कंडीशन है, ये समझ में आ गया है। अगर मैं ए और बी को हॉरिजॉन्टली बना दूं, ए और बी कॉलम को, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना, ए इधर हो जाएगा और बी को भी हम लोग फिक्स मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर से ऊपर से लोड पी लग रहा है, जिसके कारण आपका ये डिस्प्लेस हो गया है, ऐसा कुछ। ठीक, इसके लिए कौन सा कंडीशन हम लोग पढ़ते थे? कौन सा कंडीशन पढ़ते थे स्वे का? फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता था? एम मेरे को क्या निकालना है वैसे? ये बी पॉइंट है ना, एम ए बी निकालना है कि बी ए निकालना है, वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा एम बी ए निकालना है। तो एम ए बी निकालो चाहे एम बी ए निकालो, वैल्यू तो एक ही था आपका। एम बी ए क्या निकलता था आपका? 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर निकलता था। ठीक है ना, ई आई आपका ई आई है, डेल्टा आपका डेल्टा है और एल की वैल्यू एल है। मतलब क्वेश्चन में सभी चीज वही चीज दिया है, मतलब कोई अलग चीज नहीं दिया है। तो आपका एम बी ए निकल गया। ठीक है, एम बी ए निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है? एम सी डी निकालना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो ये हिंज वाला जो पॉइंट है वो डी है, सी नहीं है। ठीक है, ये डी है और ये ऊपर वाला जो कॉलम का जो पॉइंट है वो सी है। सी डी निकालना है। अब इसको मैं, अगर नहीं समझ में आता हमको, तो ऐसे बना देते हैं, एक तरफ हिंज है और एक तरफ क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो स्वे कर रहा है। ठीक है, फिक्स वाला पोर्शन क्या कर रहा है? स्वे कर रहा है। इसका भी कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं। ऊपर में आपका इसमें भी लोड लग रहा है आपका पी लोड। ठीक है ना, इधर से अगर देखो, यहाँ से काट के देखो ना भाई, लोड लग रहा है आपका। ठीक, तो यहाँ पर से ये वाला पॉइंट आपका डी है, ये वाला पॉइंट आपका सी है ना। यहाँ पर हमको निकालना है एम सी डी, निकालना है एम सी डी। ठीक है, आपका फार एंड फिक्स्ड है, सॉरी हिंज है। ठीक, इस केस में अपना क्या आता था? 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर होता था। वैसे माइनस होता था, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो माइनस होता है करके, ऊपर वाले को भी माइनस कर दोगे। एम बी ए भी माइनस में होता था, ये भी आपका लोग माइनस में पढ़े थे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो उसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस अब अपने को रेशियो निकालना है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें बदल जाएगा, जब एमसीडी हम लोग निकाल रहे हैं तो ये तो फॉर्मूला निकल के आया ना आपका, 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा अच्छे से तो मैं लिख देता हूँ, 3 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई में एल स्क्वायर। लेकिन एल की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखेंगे तो जो सी डी कॉलम है उसका लेंथ L/2 है, इसलिए मेरे को L/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा नीचे में ना, L/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये 4 ऊपर चल देगा ना आपका, तो ये 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला कितना आ रहा था? 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो अब दोनों का जब रेशियो करूंगा मैं, एम बी ए और एम सी डी का, ठीक है, तो 6 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपका? एकदम आसान सा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें तो कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एसएफडी बीएमडी अगर पढ़ाया होता तो और अच्छे से समझ में आता, बाकी हम लोग सपोर्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब आपका जो सपोर्ट है उसको हटाना और उसके जगह में जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं उसको लगाना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो फिक्स सपोर्ट है उसको हटा देंगे, जो आपका हिंज सपोर्ट है उसको हटा देंगे, उसके बदले में आपका
क्या आ जाएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, जब फिक्स सपोर्ट को मैं हटाऊंगा, इधर से जब मैं हिंज सपोर्ट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखना लेफ्ट साइड में ऊपर में, फिगर गिवन बिलो शोज अ रिजिड फ्रेम फिक्स्ड एट ए। ठीक है, रिजिड फ्रेम है, फिक्स्ड ए में है और हिंज सी में है, मतलब सी पॉइंट में हिंज है ना, याद रखना, फ्री एंड नहीं है। ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर आपका हिंज सपोर्ट है। इफ अ प्योर मूवमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर इज अप्लाइड एट बी, बी में आपका 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है जैसे दिख रहा है आपका डायग्राम में इन द प्लेन ऑफ द फिगर, देन व्हाट इज द मूवमेंट एट द फिक्स्ड एंड ए। मतलब ए में अपने को फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ए में हमको फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट, कोई सा कंडीशन बन रहा है क्या फिक्स्ड एंड मूवमेंट का, टेबल से नहीं बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है। ठीक है, अगर आपका बी पॉइंट में लोड रहता तो हम लोग बोलते स्वे हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर किसी भी कंडीशन में अगर स्वे का रहता है तो स्वे वाला फिक्स्ड एंड मूवमेंट का टेबल से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कोई सा भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे कैसे। ठीक है, मतलब ए पॉइंट में मूवमेंट ही तो निकालना है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, मतलब इसको निकालने के लिए अब दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी पढ़े हुए हैं, उससे भी हम लोग का निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, हम लोग जानते हैं ना कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता था, आपने को मूवमेंट दिया है, बी पॉइंट में मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो मूवमेंट इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर देते थे, तो यही आपका क्या हो जाता था, फाइनल मूवमेंट आता था। ठीक है, मूवमेंट इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका फाइनल मूवमेंट होता है ना। नहीं समझ में आया ना, इधर से देखते हैं। पहले तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी मेंबर के लिए जब निकालूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ए बी, ए बी मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो पहले स्टिफनेस निकालना पड़ेगा आपका। ए बी मेंबर के लिए स्टिफनेस क्या हो जाएगा, 4EI डिवाइडेड बाई एल, मतलब 4 ही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, EI। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी स्टिफनेस निकालेंगे कौन से मेंबर के लिए, बीसी मेंबर के लिए स्टिफनेस निकालेंगे, तो बीसी मेंबर में फार एंड क्या है आपका, हिंज है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3EI डिवाइडेड बाई एल, मतलब 3 ही हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू 3 है तो ये भी EI हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे ए बी मेंबर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो सिंगल ए बी का जो स्टिफनेस है वो EI है और टोटल स्टिफनेस आपका 2EI हो जाएगा। आंसर आ गया हाफ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हाफ आ गया। ठीक है, बस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपने को ए बी मेंबर में ही निकालना था, बीसी मेंबर का निकालने का मतलब नहीं है, वो भी हाफ आएगा। लेकिन चूंकि अपने को मोमेंट ए पॉइंट में निकालना है इसलिए उस वाले मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का मतलब नहीं है। अब मेरे को क्या करना है कि MBA निकालते हैं। MBA मतलब समझ रहा है, मोमेंट एट बी निकालना है। मूवमेंट एट बी निकालने के लिए जितना मूवमेंट उस पॉइंट में लगा हुआ है कितने का, 20 का, और जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अभी हाफ निकाल के देखे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10, मतलब एम बी का वैल्यू 10 आ गया। लेकिन मेरे को एम बी निकालना है क्या, नहीं, मेरे को एम ए निकालना है या फिर एम ए बी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैरी ओवर मूवमेंट का कंसेप्ट लेंगे। अब बी पॉइंट में मेरे को कितना मूवमेंट आ गया है, बी पॉइंट में 10 मूवमेंट आ गया है, फाइनल मूवमेंट ना। तो अब उसका कैरी ओवर लूंगा और हाफ मैं इधर ले आऊंगा, मतलब 10/2 कर दूंगा। तो आंसर आ गया 5 किलो न्यूटन मीटर, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो कभी कभी थोड़ा सा अपने को एडवांस सोचना पड़ता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है इजी में नहीं कहलाएगा, मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आने की चांसेस कम है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आ सकता है अगर थोड़ा सा कठिन पेपर आए तो, इसलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन तो थेरी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हार्डी क्रॉस मेथड। देखो मैं बताया था मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो जानकारी दिया है वो हार्डी क्रॉस दिया है। ठीक है ना, हार्डी क्रॉस के द्वारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्लाइड टू एनालिसिस। हार्डी क्रॉस मेथड के द्वारा जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है वो जो होता है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के लिए भी होता है, नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। पहला बोल रहा था कंटिन्यूअस बीम इंक्लूडिंग नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस बीम विद प्रिज्मेटिक एलिमेंट्स, मतलब दोनों के लिए आपका होता है, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक के लिए होता है, तो दोनों सही है। तीसरा बोल रहा है स्ट्रक्चर विद इन इंटरमीडिएट हिंजेस, इंटरमीडिएट हिंजेस ये गलत है। और चौथा वाला रिजिड फ्रेम के लिए होता है, मैं बताया था। ठीक है ना, रिजिड फ्रेम के लिए हार्डी क्रॉस मेथड होता है, या फिर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। तो आपका 1 2 4 कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये भी बताया था कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसी को रिडंडेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रिडंडेंट। ठीक है, तो रिडंडेंट स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, राइट साइड में देखना, स्टील फ्रेम इज शोन इन द फिगर। स्टील फ्रेम अपने को कुछ ऐसा अरेंजमेंट उसका दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है भाई, ये ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, मैं इसको क्वेश्चन लिख दिया हूँ मैं। इफ द जॉइंट ओ, इफ द जॉइंट ओ ऑफ द फ्रेम इज रिजिड, ठीक है, द रोटेशनल स्टिफनेस निकालना है। इसमें रोटेशनल स्टिफनेस निकालने आता है कि आपको बताया था मैं, रोटेशनल स्टिफनेस निकालने के लिए
किसी भी एक पॉइंट मतलब ओ पॉइंट में जितने भी आपके फार एंड है वहां पर आप स्टिफनेस निकालेंगे और सभी स्टिफनेस को जोड़ देंगे तो रोटेशनल स्टिफनेस आ जाता है। नहीं समझ आया? ठीक है, देखो इधर तो नहीं समझ में आया तो अपने को स्टिफनेस हर एक मेंबर में निकालना है, हर एक मेंबर में स्टिफनेस निकालना है। सबसे पहले अपन ओ बी मेंबर में निकालते हैं। चलो ओ बी मेंबर ऊपर में दिख रहा है आपका। ओ बी मेंबर में जब हम लोग स्टिफनेस निकालेंगे के ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4EI डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, सॉरी 3EI होगा ना, 3EI होगा। अरे ओके, 3I डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। वैसे ही जब हम लोग निकालेंगे के ओ ए तो के ओ ए की वैल्यू 4EI डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ये सब समझ में आता होगा ना, बता चुका हूँ, कई क्वेश्चन किए हैं हम लोग तो ये समझ में आना चाहिए। के ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4EI डिवाइडेड बाई एल, फार एंड इज फिक्स्ड, ठीक। लेकिन जब के ओ डी निकालेंगे तो फ्री एंड है तो जीरो हो जाएगा, ये भी बताया हूँ मैं। अब करना क्या है, सबको जोड़ देना है, मतलब आ गया आपका 11EI डिवाइडेड बाई एल। सबको जोड़ दो ना आप, इन सभी को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 11EI डिवाइडेड बाई एल। यही तो रोटेशनल स्टिफनेस होता है, खत्म। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बीई। बीई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, ये सब बना होगा आपको, मैं ये मतलब उम्मीद रख रहा हूँ, ठीक है ना। बीई कहाँ पर है आपका, बीई मेंबर आपको दिख गया है, यहाँ पर हमको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए सिंगल मेंबर में जो स्टीफनेस है, मतलब के बीई निकालो या फिर ई बी लिखो, इसको के ई बी लिखो, ठीक है ना, लिखने का तरीका भी बताया था, ठीक है। के ई बी लिखेंगे इसको हम लोग, के ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4EI डिवाइडेड बाई 4L। आंसर कितना आ गया EI, ठीक है। वैसे ही हम लोग को, ये तो सिंगल स्टिफनेस हो गया, लेकिन सभी के स्टिफनेस को जोड़ूंगा और फिर डिवाइड करूंगा सिंगल स्टिफनेस से, तब ना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकलेगा। तो मेरे को सभी का स्टिफनेस निकालना पड़ेगा, के ई ए निकालना पड़ेगा, वैसे ही अपने को के ई डी निकालना पड़ेगा, वैसे ही हमको के ई सी निकालना पड़ेगा। देखा जाए तो सभी ई आई ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एल बचेगा ना, एल को मैं काट दिया हूँ, ये एल नीचे में आएगा है ना, सब में एल भी डिवाइड होगा, ओके। वैसे एल कट ही जाएगा बाद में, इसलिए कोई मतलब है नहीं। अब मेरे को फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है कौन से मेंबर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ईबी के लिए निकालने बोला है, या फिर बीई लिख दो। बीई मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो सिंगल मेंबर का स्टिफनेस EI डिवाइडेड बाई एल है, डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस कितना हो जाएगा 4EI डिवाइडेड बाई एल है, मतलब आंसर आ गया 1/4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद बस इतना ही क्वेश्चन था ना बचा हुआ, या और क्वेश्चन था, इतना ही था। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक हमको पढ़ना है वो स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, ओके। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लिख लो। देखो स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कौन किया, सबसे पहली बात इंट्रोड्यूस जो किया गया वो G.A. मैनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, G.A. मैनी। मैनी की स्पेलिंग MANY, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, G.A. मैनी, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ये भी वैसी सेम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरह इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है, या फिर रिडंडेंट स्ट्रक्चर के लिए होता है, रिजिड स्ट्रक्चर के लिए होता है, या फिर रिजिड फ्रेम के लिए होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका। अच्छा मेनी की स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेना, MANEY होता है, ठीक है ना, MANEY होगा। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है और रिजिड फ्रेम के लिए होता है। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, G.A. मैनी के द्वारा किया गया। स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि अपने पास एक कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड में आपका कोई लोड लगा है, इस लोड के कारण ये बीम हमारा डिफ्लेक्ट हो गया। कितने से डिफ्लेक्ट हुआ, तो डेल्टा से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये डेल्टा का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब देखो हम लोग जान चुके हैं कि स्टीफनेस इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा, मतलब फोर्स के कारण ही डिस्प्लेसमेंट आता है, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसका रीजन क्या है, फोर्स है, ठीक है। और कोई भी स्ट्रक्चर जब डिफ्लेक्ट हो गया तो जितने एंगल से डिफ्लेक्ट होता है, जितने एंगल से डिफ्लेक्ट होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन का एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ मैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ही तो होता है ये, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनाता है डिफ्लेक्ट होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर, उसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। स्लोप समझ में आ गया, डिफ्लेक्शन समझ में आ गया। और उसके अलावा ये भी याद रखना, जो स्लोप हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और टेंजेंट खींचने के बाद निकालते हैं ना, जैसे कि ये जिस भी पॉइंट में अपने को स्लोप निकालना है उस पॉइंट में पहले जो डिफ्लेक्टेड कर्व है उस पॉइंट में एक टेंजेंट खींचोगे और फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं हम लोग मेथड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ द मेथड्स फॉर द मेजरमेंट्स। क्या चीज का मेजरमेंट? मेजरमेंट्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है, मोहर्स मेथड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। उसके बाद कंजुगेट बीम मेथड, कंजुगेट बीम मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब मेथड होते हैं। ये मेथड में अपने को सिर्फ मोमेंट एरिया मेथड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी मेथड का बस नाम याद रखना है कि ये मेथड भी स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए होते हैं। मोमेंट एरिया मेथड को पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। कब बताऊंगा इसको? जब हम लोग एसएफडी बीएमडी पढ़ लेंगे। एसएफडी एंड बीएमडी जस्ट आज ही मैं स्टार्ट कर दूंगा हो सके तो, नहीं तो कल आपका एसएफडी बीएमडी बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मोमेंट एरिया मेथड को बताऊंगा, क्योंकि अभी मोमेंट एरिया मेथड को बता दूंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, मोमेंट एरिया मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कंजुगेट बीम मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। मैं कई बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस मेथड के बारे में। अगर मैं देखूँ, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन के मेथड के बारे में अगर मैं देखूँ, या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में बोलूँ, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में बोलूँ, तो हम लोग जब मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे थे उसमें दो मेथड पढ़े थे। एक फोर्स मेथड पढ़े थे और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़े थे। तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसके अंतर्गत में आता है, फोर्स मेथड के अंतर्गत में कि डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत में? तो हम लोग बोले थे डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। देखे थे ना वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंतर्गत में कौन कौन सा मेथड आता है। डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग स्टीफनेस मेथड भी बोल रहे थे, ठीक है। स्टीफनेस को प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्या होता है, स्टीफनेस मेथड भी बोलते हैं। उसके अलावा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है। ये सब वही फिर से रिपीट हो रहा है जो हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में पढ़े थे। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, स्टीफनेस मेथड होता है, इक्विलिब्रियम मेथड होता है, और उसके अलावा इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मतलब अभी नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड में जो अननोन होते हैं, ठीक है, जो अननोन होते हैं वो क्या होते हैं? रोटेशन या फिर स्लोप। रोटेशन अननोन होता है, याद रखना। रोटेशन क्या होता है? अननोन होता है। और इस अननोन को निकालने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करते हैं अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करते हैं, ये समझ में आ गया। और जब हम लोग रोटेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, रोटेशन जब निकाल लेते हैं तो हम लोग एंड मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। जब हम लोग रोटेशन फाइंड आउट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम मेथड की हेल्प से, तो उसके बाद हम लोग एंड मूवमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मूवमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये नोट समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ, जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है उसमें आपको पूछ सकता है कि अननोन्स क्या होते हैं। अननोन्स रोटेशन होते हैं, ठीक है। अननोन्स क्या होते हैं? रोटेशन होते हैं। और मतलब जॉइंट्स में जो अननोन होते हैं वो रोटेशन होते हैं। और इस अननोन्स को फाइंड आउट किसके हेल्प से करते हैं? इक्विलिब्रियम मेथड की हेल्प से। या फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना, इसको इक्वेशन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रोटेशन फाइंड आउट करते हैं। और जब रोटेशन निकल जाता है, ठीक है, तो उस रोटेशन के हेल्प से, ठीक है, एंड मूवमेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैं? नोइंग दिस रोटेशंस द एंड मूवमेंट्स आर कैलकुलेटेड। एंड मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है अब इसको पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेना, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन या फिर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमको निकालना है, एक मैं फिक्स्ड बीम बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एक मिनट, सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं सरल करने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका लोड लग रहा है, इस लोड के कारण आपका ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ कुछ स्लोप आएगा। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो आएगा ये स्लोप ए हो जाएगा, इधर स्लोप बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डिफ्लेक्शन है इसका, है ना। तो अब मेरे को जब मूवमेंट निकालना है, एम ए बी निकालना है, ठीक है। इक्वेशन अभी बताने वाला हूँ, एम ए बी जब मेरे को निकालना रहेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज करके। एम ए बी इक्वल टू होता है 2EI डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, सॉरी 2EI डिवाइडेड बाई एल। एल आपका क्या है, ये लेंथ है ना, 2EI डिवाइडेड बाई एल, और इनटू में हो जाएगा आपका 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, माइनस में हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई एल, और हो जाएगा उसके बाद प्लस या माइनस में एम एफ ए बी, ठीक है ना। एम एफ ए बी, एम एफ ए बी क्या है आपका, ये जो एम एफ ए बी है वो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, एफ ई एम फिक्स्ड एंड मोमेंट है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट होता क्या है, ठीक है। और बाकी तो ये 2EI डिवाइडेड बाई एल, थीटा ए आपका स्लोप है, स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, ठीक है ना, स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, एल तो लेंथ है, और डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी को स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब मैं आपको बोलना चाहूँ कि एम बी ए निकाल के बताओ, तो अपने से आप लोग निकाल के बताना। तो ये हो जाएगा 2EI डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, माइनस में हो जाएगा 3 डेल्टा डिवाइडेड बाई एल, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस में एम एफ बी ए, ठीक है, एम एफ बी ए, ओके। आगे समझ में, चलो। अब जब इक्वेशन अपने को समझ में आ गया तो छोटा मोटा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। चल, क्वेश्चन करें हम लोग। एक क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि ये ए है, ये डी है, दोनों में आपका फिक्स्ड है, इधर आपका ई आई है, ये आपका जो है 2EI है ना। इसको कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी, और इधर भी आपका क्या है, ई आई है। ये जो लेंथ है इसको कुछ भी मान लो, 8 मीटर, इसको 4 मीटर मान लो, ठीक है, ये 4 मीटर हो जाएगा। और एक लोड लगा हुआ है आपका बी पॉइंट में, ठीक है। बी पॉइंट में एक लोड भी लगा लेना, यहाँ पर बी पॉइंट में एक लोड लगा हुआ है 100 kN का, ओके। अब इतना होने के बाद आपको पूछ क्या रहा है, बी सी, एम बी सी पूछ रहा है, मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करना है एट द एंड बी, ठीक है ना, एट द एंड बी ऑफ मेंबर बी सी। कुल मिला के एम बी सी फाइंड आउट करना है आपको, जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ एम बी सी कैसे निकलेगा। एम बी सी निकाल के बताना है, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, 2EI डिवाइडेड बाई एल, इंटू में हो जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, माइनस में हो जाएगा 3 डेल्टा डिवाइडेड बाई एल, और उसके बाद 3 डेल्टा डिवाइडेड बाई एल, और उसके बाद क्या आता था आपका प्लस माइनस एम एफ बी सी, ओके। तो सबसे पहली बात, मैं लास्ट वाला टर्म को अगर मैं देखूं, जिसको हम लोग फिक्स्ड एंड मूवमेंट बोल रहे हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है बीसी में। बीसी मेंबर में फिक्स्ड एंड मूवमेंट कुछ होगा क्या, कोई सा कंडीशन है क्या, तो यहाँ पर जीरो होगा ना भाई फिक्स्ड एंड मूवमेंट। कोई सा लोड ही नहीं है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट कहाँ से आएगा, नहीं समझ आया। जैसे कि हमारे पास एक बीम है, ठीक है, फिक्स्ड बीम, अब इसमें कुछ लोड ही नहीं है, ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट जीरो नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है लेकिन वर्टिकल फोर्स नहीं है, जिसके कारण डिफ्लेक्ट तो होगा ही नहीं हमारा स्ट्रक्चर, और जब डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं आएगा, तो मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, ओके, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, स्लोप को अपने जगह में रहने देते हैं। अब जब मैं डिफ्लेक्शन वाले टर्म में आऊंगा, डेल्टा, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या हमारे स्ट्रक्चर में, किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, मतलब हम लोग ये डिफ्लेक्शन वाले टर्म को भी जीरो करेंगे, ऐसा समझ। अब देखो 2EI की जगह में मैं क्या रख दूंगा, 2 इंटू 2EI रख दूंगा। EI की वैल्यू क्या दिया गया है, 2EI दिया गया है। L की वैल्यू क्या दिया गया है, ये लेंथ जो है आपका, इसको भी 8 मान लो, ठीक है, 8 मीटर मान लो, हॉरिजॉन्टल लेंथ को भी, तो 8 हो जाएगा आपका। तो बच क्या गया आपका 2 थीटा बी प्लस थीटा सी बच गया, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। चाहो तो काट दो, EI डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, आ गया आंसर, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एग्जांपल मैं बता दिया हूँ, बाकी अब आगे क्वेश्चन आपको करना है अपने से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शियर इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन क्या होता है इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज करके कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास मान लेते हैं, इधर फिक्स लगा देता हूँ,
इधर मैं फिक्स ही लगाता हूँ, इधर भी फिक्स सपोर्ट कर देते हैं, इधर यूडीएल कर देते हैं, इधर मैं कुछ भी लोड पी लगा देता हूँ, इधर कुछ भी लोड बीचों बीच में पी लगा दिया मान लो। टोटल लेंथ आपका एल है, ठीक है, एल टोटल लेंथ है, और ये जो है आपका लेंथ L/2 मान लो इसको, ठीक है। और ये जो यूडीएल लगा है डब्ल्यू पर मीटर के हिसाब से लगा है, ये मान लिया गया, ठीक है। अब हमको हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन क्या होता है उसको सीखना है। हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, ये एफ डी वी एम डी का चीज है, इसको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। एफ एक्स जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उसको क्या करना, जीरो के इक्वेट करना। कैसे करेंगे देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स अपने को पी दिख रहा है, ठीक है ना, पी दिख रहा है, और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है मेरे को, ये जब मैं इसको रिमूव करूंगा फिक्स सपोर्ट को, फिक्स सपोर्ट को रिमूव करूंगा तो यहाँ पर एक फोर्स आएगा, एक मान लेते हैं ये ए पॉइंट है तो एच ए आएगा, ठीक है ना, वी ए आएगा। इधर भी आपका वैसे ही, इसको अगर मैं बी पॉइंट मान लूँ तो एच बी आएगा, वी बी आएगा। ये सब आप किए होगे कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा मूवमेंट भी आता है, मूवमेंट का भी कोई मतलब नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, चाहो तो लगा दो, इधर भी मूवमेंट लगा दो एम ए, और इधर एक मूवमेंट आएगा आपका एम बी। मेरे को अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स से काम है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरे को क्या दिखा, पी दिखा, प्लस एच ए दिखा, और प्लस मेरे को एच बी दिखा। और कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, यूडीएल के कारण भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा ना, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। ये सब आपका राइट में था, वो आपका लेफ्ट में हो जाएगा। यूडीएल के कारण एक सिंगल पॉइंट लोड आता है, कितने के बराबर, डब्ल्यू इंटू जितना टोटल लेंथ होता है, टोटल लेंथ कितना हो गया, एल है, एल टोटल लेंथ है ना आपका, कॉलम का जो लेंथ है वो एल है, मैं बताया हूँ। तो उस टोटल लेंथ से अगर मैं पर यूनिट में जितना लोड लगा हुआ है यूडीएल का उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक सिंगल लोड के बराबर एक लोड हम लोग यूडीएल को हटा के फिक्स करते हैं। ये अभी समझ में नहीं आया होगा तो अभी बस इतना याद रखना, इसको एस एफ डी पी एम डी में क्लियर हो जाएगा। तो डब्ल्यू इंटू एल का एक लोड आ गया, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, जीरो कर दूंगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एच ए की वैल्यू और एच बी की वैल्यू। एच ए की वैल्यू देखना कैसे निकलेगा। एच ए का वैल्यू निकलता है, अगर मैं इसको ए पॉइंट दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको मैं ए पॉइंट दे रहा हूँ, ऊपर वाले को बी दे देता हूँ, या फिर बी इधर दिया हुआ हूँ तो उसको बदल देते हैं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, ठीक। तो अब देखना, एच ए की वैल्यू मेरे को निकालना है, एच ए इक्वल्स टू एम, एम लिखूंगा मैं ए सी प्लस एम सी ए, ठीक है। ये हो गया, दो मूवमेंट हो गया, एम ए सी प्लस एम सी ए। और ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स के कारण भी मूवमेंट आएगा, सी पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हैं कुल मिला के, सी पॉइंट में मूवमेंट लो पी का, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज है तो पी इंटू एल बाई टू। हो सकता है अभी नहीं समझ में आए लेकिन आ जाएगा समझ में। देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो कर रहे हैं अपन, सी पॉइंट में मूवमेंट निकालते हैं, सी पॉइंट में मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या है, पी है, और डिस्टेंस क्या है, एल बाई टू, पी इंटू एल बाई टू, कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैं माइनस पी एल बाई टू लिखा हूँ, ठीक है। इतना कर दिया, और उसको फिर डिवाइड कर दो जो उस कॉलम का लेंथ है उससे, कॉलम का लेंथ को एल माने हैं तो एल से डिवाइड कर दिए, ठीक। अब एच बी की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। एच बी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम बी डी प्लस क्या हो जाएगा, एम डी बी, और प्लस, प्लस होगा कि माइनस होगा, मोमेंट जब हम लोग निकालेंगे, डी पॉइंट के अगेंस्ट निकाल रहे हैं मूवमेंट, फोर्स क्या है आपका डब्ल्यू इंटू एल, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, एल बाई टू है, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस होगा ये, ठीक है। प्लस में लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। प्लस में लिख देंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, यही फोर्स आ जाएगा ना। नहीं समझ में आया, डी पॉइंट के अगेंस्ट हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं, फोर्स आपका क्या है, डब्ल्यू इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस करने से, फोर्स इंटू डिस्टेंस करने से मूवमेंट निकल के आता है, फोर्स आपका डब्ल्यू इंटू एल है, और डिस्टेंस आपका क्या है, एल बाई टू है, ठीक है, एल बाई टू है ना। ये सेंटर पॉइंट में लगेगा आपका जो ये लोड है, ये जो लोड है सेंटर पॉइंट में लगा हुआ है, डब्ल्यू इंटू एल, यूडीएल जब हटता है तो एक फोर्स लगता है उसी के बराबर का, ठीक। इसको बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से। और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा आपका, जो टोटल लेंथ है कॉलम का ए, तो ये एच ए और एच बी निकालने आना चाहिए, एच ए और एच बी जब आ गया तो उसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है, शेयर इक्वेशन में। क्वेश्चन अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये लेंथ मान लो दिया है आपको 3 मीटर, ठीक है, ये लेंथ भी आपको मान लो दिया है
3 मीटर। यहाँ पर लोड को मान लेते हैं हम लोग 20, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं 1 मीटर का, ओके। ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है। निकालने क्या बोल रहे हैं, स्लोप एट बी निकालना है, बी में स्लोप निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये अलग कंसेप्ट है ना, नया नया कंसेप्ट मैं बताते जा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन करोगे तो सभी कंसेप्ट का यूज करके करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बी, मतलब स्लोप एट बी निकालना है अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है। निकालो, कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि स्टिफनेस इज इक्वल्स टू मोमेंट अपॉन थीटा होता है। अब मेरे ख्याल से आपको बन जाएगा। स्टिफनेस निकालना पड़ेगा और उसको मूवमेंट से डिवाइड कर दोगे। स्लोप निकालना है मेरे को, स्लोप एट बी, ठीक है। तो मूवमेंट जो भी आएगा उसको स्टिफनेस से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं बता ही रहा हूँ, इधर देखना। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट निकालना है। बी पॉइंट में मूवमेंट, बी पॉइंट में मूवमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस 1, मतलब 20 का मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको हटा के मैं यहाँ पर 20 का मूवमेंट नहीं लगा सकता, ठीक है। इस बी पॉइंट में आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन मीटर का एक क्या लगा हुआ है, मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो आपका फ्री एंड में क्या लगा हुआ था, 20 का लोड लगा हुआ था, डिस्टेंस 1 मीटर का दिया है, तो हम लोग 20 इंटू 1 करके मूवमेंट निकाल दिया। अब हमको स्लोप चाहिए बी पॉइंट में, तो अब उसके लिए बी पॉइंट में मूवमेंट पहले देखो। एक 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मूवमेंट बी पॉइंट में आया है, वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। हम लोग मूवमेंट कैसे निकालते थे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते थे, उसके बाद मूवमेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो मूवमेंट निकलता था, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए मेरे को दोनों मेंबर जो है उसमें स्टीफनेस निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ए है, ए बी का अगर मैं स्टीफनेस निकालूं तो 4EI डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। और वैसे ही अगर मैं ए बी सी का अगर स्टीफनेस निकालूं तो 4EI डिवाइडेड बाई 3, दोनों सेम है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा, सिंगल मेंबर का, है ना। सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंबर के लिए निकलता है, चाहे कि बीसी के लिए निकालो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर ए बी मेंबर के लिए निकालो, दोनों के लिए सेम आएगा, 4EI डिवाइडेड बाई 3। और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, 8EI डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि समेशन करते थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, जिस पॉइंट पे जितने भी मेंबर मिलते हैं उन सबके स्टीफनेस का। ये तो आपको पता होगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया। अब हमारे पास मूवमेंट क्या आएगा, देखो राइट साइड में मूवमेंट हमारे पास क्या आएगा, 20 का पहले से मूवमेंट लग रहा है। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल मूवमेंट आता था, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आ गया। अब हम लोग ऊपर जो फॉर्मूला अपने को पता है कि स्टीफनेस इक्वल्स टू मूवमेंट डिवाइडेड बाय स्लोप, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं स्लोप एट बी, मूवमेंट मेरे को पता चल गया, और स्टीफनेस किसी भी मेंबर का ले लो, 4EI डिवाइडेड बाई एल। आया समझ में। एल की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं ना। तो ये एल को मिटाल रहा हूं मैं, एल की जगह में मैं 3 रख रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो ना ऊपर में क्या है, लेंथ 3 है ना, 4EI डिवाइडेड बाई एल, एल की जगह में 3, यहाँ पर से भी देख लो। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4EI, और इसको और सॉल्व करो तो 15 डिवाइडेड बाई 2EI। तो ये आपका स्लोपेड बी निकल के आ गया कि नहीं समझ में, एकदम आसान था। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन में अगर आपको स्लोपेड सी पूछ देता तो क्या आंसर होता बताओ, तो तुरंत आना चाहिए 1 सेकंड में आंसर। अरे भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिक्स्ड बी फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होता है आपका, स्लोप जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। तो स्लोप एट सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और निकाल के देखना चाहते हो तो कैसे निकाल के देखोगे, एक हमारे पास तरीका ये है। ये कौन सा मेंबर है स्लोप एट सी निकालने के लिए, बीसी मेंबर है। बीसी मेंबर के लिए हम लोग एम बी सी या फिर एम सी बी लिखेंगे ना, स्लोप एट सी निकालना है। तो एम सी बी जब लिखेंगे और स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो 2EI डिवाइडेड बाई एल, 2θc प्लस θb, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा डिवाइडेड बाई एल, प्लस माइनस एम एफ क्या होता था आपके पास, बीसी, या फिर सीबी लिखो, सीबी मेंबर है तो। ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे कि नहीं। इससे भी बन जाएगा और उससे भी आसान तरीका है, इससे आप बना के लाना, ये होमवर्क है, ठीक है। आंसर जीरो आना चाहिए, थीटा सी के वैल्यू, ठीक है ना। कुछ नहीं यार, ये जीरो, ठीक है ना। उसमें फिक्स्ड कुछ है क्या, यहाँ पर सपोर्ट बीसी में नहीं है ना, मतलब कि लोड। तो इसलिए आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा यार, और डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्लोप एट भी अभी निकाले, इसका वैल्यू रख देना, थीटा सी हमको निकालना है और इधर उधर करना और आंसर मेरे को निकाल के बताना। अब दूसरा तरीका ये है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये थीटा बी जो आया वो माइनस में आया ना, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, तभी आंसर आएगा। माइनस में क्यों आया भाई, क्योंकि हम लोग ऊपर जो 20 निकाले थे, 20 किलो न्यूटन मीटर, वो माइनस होगा क्या, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए हम लोग माइनस लिखेंगे उसको, ठीक है। ये -15
डिवाइडेड बाई 2EI। अब यहाँ पर रखना, आंसर आ जाएगा। दूसरा इससे भी आसान तरीका ये है कि वही सेम स्टीफनेस इक्वल्स टू मूवमेंट डिवाइडेड बाई स्लोप होता है। स्लोप एट क्या निकालना है, सी निकालना है। और मेरे को मूवमेंट क्या पता है भाई, मूवमेंट कौन सा मूवमेंट निकालना रहेगा, ऊपर वाले में देखो मूवमेंट कौन सा निकालना रहेगा, इस पॉइंट सी पॉइंट में मूवमेंट निकालना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एमसीबी निकालना है। एमसीबी की वैल्यू क्या होगी ये बता दो मेरे को। कैसे निकालते थे, एक टेबल में बताया था फिक्स्ड एंड मूवमेंट वाला। अरे फार एंड क्या हो जाएगा इस केस में, हिंज हो जाएगा। और फार एंड हिंज तो आपका एमसीबी जीरो हो जाएगा ना यार, मूवमेंट जीरो नहीं हो जाएगा सी पॉइंट पे। नहीं समझ में आ रहा है क्या, वो वाला केस याद करो ना, केस याद करो, केस याद करो। एक दोनों तरफ फिक्स होता था, ठीक है, एक क्या होता था, एक तरफ हिंज होता था, एक तरफ फिक्स होता था। तो हम लोग मूवमेंट कितना लेते थे वो सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक। इतना मैं आप डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पर एम की वैल्यू जीरो रखोगे, एम की वैल्यू जीरो रखोगे और स्टीफनेस की वैल्यू चाहे कुछ भी आ जाए, है ना, थीटा सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, ओके। ये वाले तरीके से आपको बनाना है। 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, एसएफडी बीएमडी पढ़ के फिर वो मेथड को भी बताना है मेरे को, ठीक है ना। कौन सा मेथड था वो, स्लोप डिफ्लेक्शन का जो मेथड था, 4 मेथड हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें मूवमेंट एरिया मेथड को बताना है। उसके बाद ये यूनिट खत्म होगा। खैर अभी तो 2 क्वेश्चन जो बताना है उसको जल्दी से करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है, फ्रेम दिया गया है, ओके। इस फ्रेम में इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। लेंथ आपका एल लेंथ दिया हुआ है, ओके। एल लेंथ इसको भी कर देते हैं, ये भी आपका वर्टिकल लेंथ भी एल है। ई आई आपका कांस्टेंट है, मतलब सभी में आपका ई आई है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बता दो, अच्छा एक लोड भी लगा देते हैं, एक लोड इधर लगा देता हूँ मैं, डब्लू, ओके। डब्लू का लोड लग गया है। अब मेरे को निकाल के बता दो एम बी ए, एम बी ए जल्दी से निकाल के बता दो, एम बी ए जल्दी से निकाल के बता दो। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज करो, एम बी ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक। जल्दी से निकाल के बता दो। तो जो लोग अपने से निकाल रहे हैं वो निकालो, मैं बाकी बता दे रहा हूँ इधर, टाइम नहीं है अपने पास। 2EI डिवाइडेड बाई एल, एम बी ए निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिख लो, 2EI डिवाइडेड बाई एल, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 इंटू डेल बाई एल, ठीक है। और प्लस माइनस क्या लिखते थे हम लोग, एम एफ बी ए, ठीक है। एम एफ बी ए जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा क्या आपके पास, बचा क्या, 2EI डिवाइडेड बाई एल, 2 थीटा बी प्लस क्या हो जाएगा आपका, हम्म? अच्छा इसमें डिफ्लेक्शन भी दिया है, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं दिया रहता तो यही आंसर होता हमारा। इसमें डेल्टा का डिफ्लेक्शन दिया है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट साइड में। तो ये जो होगा जीरो नहीं होगा, अरे समझ में, इसमें जीरो नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है अपने को। और एक चीज और याद रखना है, स्लोप की वैल्यू जो होती है फिक्स सपोर्ट में जीरो होती है, मतलब थीटा ए का वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पर थीटा ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, डिफ्लेक्शन वाला टर्म बस बचेगा, डिफ्लेक्शन वाला टर्म बस बचेगा, ठीक है। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट भी आपका जीरो है, डिफ्लेक्शन वाला टर्म बचेगा, मतलब -3 इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई एल बचेगा, ओके। डिफ्लेक्शन दिया गया है, डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर, डेल्टा का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी अपने को ऑप्शन देख के भी समझना पड़ता है कि डिफ्लेक्शन वाला टर्म लेना है कि नहीं। अगर डिफ्लेक्शन आ रहा हो, मतलब स्वे वाला कंडीशन, जब हमारे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारा स्वे वाला कंडीशन है, इधर आपका स्टिफनेस कम है, तब भी हम लोग क्या लेते हैं, डिफ्लेक्शन वाले टर्म को लेंगे। उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है और क्या, ठीक है ना। थीटा ए का वैल्यू जीरो क्यों हुआ ये समझ में आ गया ना, क्योंकि आपका फिक्स सपोर्ट में स्लोप जीरो होता है, ठीक है। हिंज सपोर्ट में मूवमेंट जीरो होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एक हम लोग सीआर इक्वेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अपने पास एक तरफ फिक्स्ड है, ये क्या हो गया, एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरी तरफ भी फिक्स्ड है। ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ये आपका यहाँ पर इस पॉइंट में पी लोड लग रहा है। ये आपका लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ, इस वाले लेंथ को मैं अगर L2 मान लूँ, ठीक है, L2 मान लूँ। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको भी L में अगर मान लिया, तो अब मेरे को सीआर इक्वेशन निकाल के बताओ बोल रहा है। क्या निकाल के बताना है इसमें, सीआर इक्वेशन या फिर हॉरिजॉन्टल सीआर इक्वेशन, निकाल के बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इधर मैं बता देता हूँ P, और यहाँ पर आपका आएगा एच ए वी ए, तो प्लस में एच ए हो जाएगा, और प्लस में इधर आएगा आपका एच डी इक्वल टू जीरो, और कुछ तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक।
पी प्लस एच ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, एच ए का वैल्यू एम ए बी प्लस एम बी ए, और कोई फोर्स आ रहा है क्या, और कोई मूवमेंट आ रहा है क्या, मतलब कॉलम ए बी में और कुछ मूवमेंट नहीं है, तो डिवाइडेड बाई एल वन, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में हम लोग मूवमेंट निकाल रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में आपका फोर्स तो आपका पी है, लेकिन डिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए और कुछ मूवमेंट नहीं आएगा। जब एच डी में निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, एच डी जब निकालेंगे तो सी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकाल रहे हैं समझो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम डी सी प्लस एम सी डी। देखो सी डी को क्यों लेते हैं, अगर इस पॉइंट में आपका जो भी मूवमेंट लगा हुआ है उस मूवमेंट को लेना है, लेकिन फोर्स को नहीं लेना है। ये सब एस एफ डी बी एम डी में समझ में आएगा, अभी बस थोड़ा सा याद करने टाइप का कर लो, समझने का काम एस एफ डी बी एम डी, ठीक। और ये हो जाएगा आपका एल टू, ओके, इक्वल टू जीरो। यही अपना सीआर इक्वेशन निकल के आ गया, और कुछ है नहीं। इतना इजी सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको बनना चाहिए। करना क्या है, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। पहले आपका ये सीआर इक्वेशन था, इस इक्वेशन में हम लोग एच और एच डी का वैल्यू पुट कर दिए, ओके, ठीक है। और क्वेश्चन करना है। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, इसको करके आना। इसमें क्या है आपके पास, एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, एक तरफ हिंज सपोर्ट है, ठीक है, ये हिंज है, याद रखना हिंज, और रोलर नहीं है ना, और ये आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट है, ये आपका लेंथ यहाँ पर दिया गया है 4 मीटर, और ई आई आपका सभी जगह सेम है, यही कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट है आपका। हॉरिजॉन्टल लेंथ भी क्या है, 4 मीटर ही है, ओके। तो इसमें आपको निकालना है शेयर इक्वेशन, शेयर इक्वेशन निकालना है, ठीक है। शेयर इक्वेशन निकाल के बताना मेरे को क्या हुआ, ठीक। ये आपका लोड पी कर लो। बस इसके बाद हमको पढ़ना है एस एफ डी बी एम डी के बारे में, बता देता हूँ जल्दी से। एस एफ डी बी एम डी पढ़ने से पहले अपने को बहुत सारी चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो बीम क्या होता है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये तो आपको सभी को पता होगा, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड लेता है हमेशा, जो कि ट्रांसवर्स लोड लेता है हमेशा। मतलब ये अगर बीम है अपने पास, तो ये बीम में आपका आएगा वर्टिकल लोड, तो इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड मतलब जो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है बीम का, इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के जस्ट अक्रॉस या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड आ रहा है, उसी को ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं, ठीक है। तो बीम हमेशा कैसा लोड सहता है, ट्रांसवर्स लोड सहता है। बीम कैसा मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है। तो इसके आगे कल पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं